तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, और एनसीईआरटी के मैथ में हम क्या देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बिल्कुल बेसिक से हम देखेंगे यहाँ पर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और क्या क्या हमको इस अध्याय में पढ़ना है। तो अगर हम बात करें क्या क्या इस हमको जो 3.1 है ना, मुख्यतः जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि समीकरण क्या है। इससे पहले क्लासों में भी हम समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी समझेंगे समीकरण क्या है। ये पहली बात हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। फिर समझना है हमको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये जो हमारा अध्याय है इसी पर डिपेंड है पूरा। तो समीकरण तो खैर पहले वाली बात है, मेनली समझना है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तीसरी बात हमको जो जानना है वो जानना है युगपद समीकरण क्या होता है। युगपद समीकरण क्या होता है, ठीक है। देन चौथी बात जो हमको जानना है यहाँ पर, वो जानना है ग्राफ के बारे में, जो 9th कक्षा हम पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी हमको समझ लेना है कि ग्राफ क्या होता है, क्योंकि इसके बिना जो 3.1 है ये तो बनेगा नहीं, या 3.2 है वो भी नहीं बनने वाला है। तो हमको यहाँ पर देखना है ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के बारे में कुछ बेहद ही ज़रूरी बातें हम यहाँ पर समझ लेंगे, या ये बोले कि रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। फिर ग्राफ पर रैखिक समीकरण का निरूपण, रैखिक समीकरण का निरूपण, ये हमको इतनी सारी बातें 3.1 को करने से पहले हमको जाननी है, ठीक है। इतनी सारी बातें हैं, समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, युगपद समीकरण क्या है, ग्राफ क्या है, और ग्राफ पर रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पहली बात जो निकल के आ रही है ना, वो क्या है, समीकरण क्या होता है। देखो अगर हम समझे ना समीकरण को, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 3 + 4 लिखते हैं ना बराबर में 7, यह क्या है, यह एक समीकरण है। क्या है, यह एक समीकरण है। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, राम के पास 4 रुपया है, श्याम के पास 5 रुपया है, ठीक है। दोनों का योग 7 है। इसको अगर हम लिखना चाहे मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में, कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 + 5 = 9। तो ये भी क्या निकल के आ रहा है, समीकरण निकल के आ रहा है। देखो ये समीकरण तो है, लेकिन यह अर्थमेटिकल इक्वेशन है, अंक गणितीय समीकरण है। कौन सा, अंक गणितीय समीकरण है, ठीक है जी। कौन सा समीकरण है, अंक गणितीय समीकरण है। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी समझते हैं। इसके अलावा सपोज तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि राम के पास 4 रुपया है और श्याम के पास राम से 2 गुना रुपया है, 2 गुना रुपया है। दोनों का योग 12 है। इसको अगर हम लिखे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो राम के पास कितना रुपया है, 4 रुपया है ना, और श्याम के पास 2 गुना रुपया मतलब 2 गुने 4 है, और इसका योग कितना है, 12। ये भी एक क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है, समीकरण बन रहा है। देखो जब भी समीकरण बनेगा ना, जब भी समीकरण बनेगा तो उसमें ये जो चिन्ह दिख रहा है तुमको बराबर इक्वल का चिन्ह होगा। अगर इक्वल का चिन्ह है तो वो समीकरण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना भी उदाहरण हम बात किए हैं ना, वो सारा का सारा अंक गणितीय समीकरण है, बीज गणितीय समीकरण नहीं होता है मतलब ये नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, अंक गणितीय समीकरण है। अब बीज गणितीय समीकरण क्या होता है, और हम बात करते हैं। देखो बीज गणितीय समीकरण को समझने से पहले ना सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमको जान लेना है, उसके बाद हम बीज गणितीय समीकरण पर चलेंगे। कौन कौन सी बात है, पहली बात तो पहले भी हम बता चुके हैं, चर क्या होता है,
और अचर क्या होता है। देखो ये चर एक गणितीय संकेत है जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ना सिचुएशन के हिसाब से, या ये बोले कि अलग अलग बीजीय व्यंजक या अलग अलग समीकरण में इसका वैल्यू जो है वो बदलता रहता है। तो चर का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। कैसे समझेंगे चर? देखो इसको इंग्लिश के ए से लेकर के जेड तक में किसी भी अक्षर से हम सूचित करते हैं। हिंदी में भी सूचित कर सकते हैं, को, खो, हो, कुछ भी ले लो। इसके अलावा अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, लेम्डा, फाई, ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है? चर है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अभी समझ में आएगा चर होता क्या है। चर का वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। कैसे? अभी बता देंगे हम। दूसरा होता है कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स हैं ना, या जो पहला चैप्टर पढ़ा हमने, क्या पढ़ा है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर पढ़ा है। कौन सा? जितने भी रियल नंबर है यानी कि वास्तविक संख्या है ना, वो अचर है, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 2/3 हो गया, √3 हो गया, -√2/5 हो गया। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे अचर है। तो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। चर और अचर का मतलब क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, चर का मतलब क्या? हमने क्या क्या बोला चर के बारे में कि चर का मान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है। अगर तुमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है तो अब हम बात कर लेते हैं। अगर हम x+3 लिखे और यहाँ पर 10 लिखे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? x का वैल्यू कितना निकल रहा है? 7 निकल रहा है। यहाँ पर अगर लिखे x+4 लिख कर 12 लिख दे तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 8 निकल के आ रहा है। तो दोनों अलग अलग इक्वेशन है, समीकरण है, और चर का वैल्यू क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? आ जाओ जी, अब समझते हैं बीजगणितीय समीकरण क्या है। बीजगणितीय समीकरण ये क्या होता है? अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। तो वैसा गणितीय कथन जिसमें दो या दो से अधिक राशियों के बीच समानता का संबंध हो। अभी समझेंगे समानता का संबंध कहने का मतलब क्या है। एक दूसरा भी परिभाषा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। कौन सा? यदि दो बीजीय व्यंजक को इक्वल टू के चिन्ह द्वारा जोड़ा जाए तो वह समीकरण कहलाता है। अभी समझो, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। समझो, अभी यहां पर एक टर्म आया बीजीय व्यंजक। क्या आया है? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, जब चर अचर को जोड़ घटा गुना भाग के चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है ना, तो उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो चर को कैसे जोड़ा जाता है जी? जैसे 2 और 2 को x के साथ गुना करें तो ये होगा 2x, x में 4 से भाग दे तो ये होगा x/4। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये भी बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक। अगर हम लिख रहे हैं x+2 तो ये भी बीजीय व्यंजक, 2x+y तो ये भी बीजीय व्यंजक, x-4 बराबर लेंगे तो समीकरण बन जाएगा, +y तो ये भी बीजीय व्यंजक। ये सारा का सारा क्या है? सारा का सारा बीजीय व्यंजक है। क्या है? सारा का सारा बीजीय व्यंजक। हमने क्या कहा? दो बीजीय व्यंजक को प्लस ये बराबर के चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाए तो समीकरण कहलाता है। और बीजीय व्यंजक में क्या कहा कि दो चर या अचर, चर और अचर को, ठीक है, चर और अचर को यदि हम प्लस, माइनस,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के द्वारा जब जोड़ते हैं तो वो बन जाता है बीजीय व्यंजक। पहले वाले में गुणा के साथ जोड़ा है, दूसरे वाले में भाग के द्वारा जोड़ा है, तीसरे वाले में जोड़ के साथ जोड़ा है, चौथे वाले में जोड़, और पांचवें वाले में जोड़ और घटाओ दोनों के साथ हमने चर अचर को जोड़ा हुआ है। तो ये सारे जो फॉर्म दिख रहे तुमको किसका फॉर्म है? बीजीय व्यंजक का फॉर्म है। ठीक है, अब ये बीजीय व्यंजक का फॉर्म है, गौर से देखना, बीजीय व्यंजक का फॉर्म है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर x + 2 बराबर में 2x + y। देखो दो बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर दो बीजीय व्यंजक है और दोनों बीजीय व्यंजक को हमने बीच में कौन सा चिन्ह डाल दिया है? = का चिन्ह डाल दिया है। अब दोनों बीजीय व्यंजक में यदि = का चिन्ह है तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया बाबू? इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। बातें समझ में आ रही? यानी कि दो बीजीय व्यंजक के बीच में यदि हम = का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन यानी कि समीकरण बन जाता है। तो ये हमारा बन गया समीकरण। बातें समझ में आ गया ना? अच्छा, पहला वाली परिभाषा के बाद देखिए, वैसा गणितीय कथन जिसमें दो या दो से अधिक राशियों के बीच समानता का संबंध हो। अब देखो ये भी कोई ना कोई राशि ही x भी कोई ना कोई राशि ही है और y भी कोई ना कोई राशि ही है। अब मान लो हम लिख रहे हैं 5, तो इसमें किसका संबंध है? समानता का संबंध। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, राम और श्याम, ऐसे समझो, राम और श्याम दोनों के पास कुछ रुपया है और दोनों का योग, दोनों के रुपयों का योग 5 रुपया। तो अभी समझो, मान लेते हैं कि राम के पास x रुपया है और श्याम के पास y रुपया है। ठीक है, जो किसके बराबर में है? 5 के बराबर है। तो राम और श्याम के बीच में जो पास में जो रुपया है ना, वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हो गया ना, राम और श्याम के पास जो रुपया है उसका संबंध 5 के साथ है ना। तो ये समानता का संबंध जब भी होगा तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन यानी कि समीकरण यहाँ पर बन जाएगा। तो समीकरण की परिभाषा समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब देखना है हमको समीकरण के प्रकार, कितने प्रकार के इक्वेशन होते हैं। तो अगर देखेंगे हम समीकरण के प्रकार के बारे में, तो देखो मेनली जो हमको अभी यहाँ पर निकल के आ रहा है समीकरण का प्रकार, समीकरण का प्रकार। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण होता है। कौन सा समीकरण होता है? रैखिक समीकरण लेंगे पहला। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। दूसरा द्विघात समीकरण और तीसरा त्रिघात समीकरण। तो जो दो बातें हैं ना, पहला रैखिक समीकरण और दूसरा द्विघात समीकरण, ये तो हमको 10th क्लास में पढ़ना है, अभी पढ़ना है। इस चैप्टर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो पढ़ ही रहे, वो रैखिक समीकरण के अंदर आता है, और द्विघात समीकरण हमारा अगला चैप्टर है तो उसमें हम पढ़ने वाले। त्रिघात समीकरण को अभी हमको नहीं देखना है। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में अभी है नहीं त्रिघातीय समीकरण। तो अभी हमको समझना है रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण हमने क्या कहा? हमने कहा समीकरण का 3 प्रकार, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण, यहाँ पर रैखिक समीकरण के कितने भाग? रैखिक समीकरण के 2 भाग, 2 भाग या 3 भाग भी बना सकते हो। मेनली हम 2 भाग बना देते हैं। पहला होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, और दूसरा होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी पर बात करेंगे, बाकी द्विघात समीकरण के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण और 2 चर वाला रैखिक समीकरण, अब मेनली हमको समझना यहीं पर है। समीकरण का मतलब क्या होता है? देखो यहां से अभी समझ में आएगा तुमको। एक चर वाला क्या होता है, 2 चर वाला क्या होता है। हम इधर लिख लेते हैं एक चर वाला और इधर लिखते हैं हम 2 चर वाला।
एक चर वाला का मतलब क्या होता है कि कोई समीकरण है उसके अंदर केवल एक चर है तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अच्छा एक बात और समझो, जो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसका घात जो है हमेशा एक होता है उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है, ठीक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले में उदाहरण देखते हैं, x + 5 बराबर में 2। देखो यहाँ से x/3 + 5 बराबर 6। तीसरा उदाहरण देखते हैं 6x = 5। चौथा उदाहरण देख लेते हैं 3m - 2 बराबर 7/2। ये जितने भी एग्जाम्पल है ना वो एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों एक चर वाले रैखिक समीकरण है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, x एक चर है, इसके अलावा कोई भी दूसरा चर नहीं है। सिर्फ यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर हमने बदल दिया, यहाँ पर m ले लिया है। तो ये जितने भी इक्वेशन है ये एक चर में रैखिक समीकरण है। अब हमको देखना है कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो जाहिर सी बात है दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब यदि ऐसा समीकरण जिसका घात एक हो और जिसमें दो चर हो और दोनों चर का घात एक हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, देखो जैसे 2x + y बराबर 7, 5m - n + 3 बराबर 0, 6k + 2p या बराबर में 3 ले लो, 5n + 6p बराबर 7। इसमें कितने चर तुमको दिखाई दे रहा है? पहला हम देखो यहाँ से x पहला चर है, y दूसरा चर है, m पहला चर, n दूसरा चर, k पहला चर, p दूसरा चर, x पहला चर, ये n पहला चर, p दूसरा चर। तो इसमें दो चर है तो मतलब ऐसा रैखिक समीकरण, ठीक है, जिसमें देखो रैखिक समीकरण है तो मतलब घात तो एक होगा ही। और रैखिक समीकरण के अलावा हमारा क्या बोल रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब घात एक और दो चर वाला मतलब दो चर होना चाहिए। तो ये सारे के सारे देखो दो चर है, घात सबका कितना है, देखो यहाँ से घात कितना है, एक है। एक चर मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब क्या होता है, घात एक, और एक चर वाला मतलब कि चर एक होना चाहिए। ये x है, x है, m है। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। इतनी बातें तुमको क्लियर हो चुकी है। चलो आ जाओ आगे देखो। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारे पास कि युगपद समीकरण क्या होता है। देखो युगपद समीकरण का मतलब क्या है, यदि समान चर में दो रैखिक समीकरण को यदि हम एक साथ रखें, जोड़ा में रखें, तो वह युगपद रैखिक समीकरण कहलाता है। हमने क्या कहा, ठीक है, हमने क्या कहा, समान चर में दो रैखिक समीकरण को साथ रखने पर युगपद समीकरण बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि समान चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ रखते हैं तो युगपद समीकरण बनता है। अब युगपद रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप, वो क्या होता है, देखो यहां से ये होता है a1x + b1y + c1, ये होता है a2x + b2y + c2, दोनों के बराबर में 0 होगा। ये समान फॉर्म है युगपद रैखिक समीकरण का, समान फॉर्म है, जनरल फॉर्म। अभी हमको जो पढ़ना है ना वो किसके बारे में पढ़ना है, युगपद समीकरण के। अब सिंगल वाले तो पढ़ लिया हमने, जो 9th क्लास में हमने सिंगल रैखिक समीकरण के बारे में तो पढ़ा है। अभी जो पढ़ना है हमको किसके बारे में पढ़ना है, युगपद रैखिक समीकरण के बारे में ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो कुछ बातों को हम रिवाइज करवा देते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हम लिख रहे हैं 2x - 3y - 5 बराबर 0, 5x + 6y + 3 बराबर 0। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। इसकी तुलना इससे करें तो देखो x है,
A1 के जगह पर कितना है 2 है, तो यहाँ से देखेंगे A1 का वैल्यू कितना निकल के आया 2। y है B1 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है -3, तो यहाँ पर हम देखते हैं B1 का वैल्यू जो है वो -3 है। C1 है और C1 के जगह पर -5 है, इट मीन्स कि C1 का वैल्यू कितना है -5 है। इसी तरह से अब इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से 5x है, x है A2 की जगह पर 5 है, तो A2 बराबर जो है वो निकल के आ जाएगा 5। y है और B2 का वैल्यू यहाँ पर देखो B2 की जगह पर 6 है, तो B2 का मान जो है वो हो जाएगा 6। ठीक है, फिर C2 है और यहाँ पर देखो C2 की जगह पर है 3, तो C2 बराबर हो जाएगा 3। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ये बताते चलते हैं। एक और उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि मान लेते हैं 2x + 3y बराबर 7 है और 6x - 2y बराबर -8 है। ये दो समीकरण है। इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखने से पहले ना तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर तोड़-मरोड़ करो। 2x + 3y इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये -7 हो जाएगा बराबर में 0। इसमें भी करेंगे 6x - 2y इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +8 बराबर में 0। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट मतलब इस वाले को यदि हम ले तो यहाँ से देखते हैं A1 का वैल्यू, x का जो गुणांक होगा ना पहले समीकरण में वो A1 होगा, ये निकलेगा 2। y का गुणांक पहले समीकरण में B1 होगा, ये है 3। और अचर पद जो समीकरण 1 में है वो होगा C1 बराबर -7। इसी तरह से दूसरे समीकरण में आएंगे, इस वाले में A2 की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण में जो दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो A2 होगा, वो कितना है हमारा 6 है। दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है जो कितना है -2 है, वो हमारा B2 हो जाएगा। और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है वो C2 हो जाएगा। C2 बराबर कितना निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो यहाँ तक हमको क्या क्या समझ में आ गया, यहाँ तक हमको समझ में आ गया युगपद समीकरण क्या होता है, युगपद समीकरण का रूप क्या होता है, और युगपद समीकरण से रिलेटेड कुछ जानकारी जो हमको पता होना चाहिए था, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है जी। नाउ अब फाइनली हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि घात ये ग्राफ क्या होता है।